अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल। आज से एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ जिसमें डिस्कस क्या करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस और जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस और थ्योरी है, उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है फाइनेंस में। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का एफिलिएट हूँ और उनके मैंने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स ट्रेनिंग भी कंप्लीट की हुई है। उससे पहले मैंने बीकॉम किया था। तो क्या मैंने एज ए सीए स्टूडेंट पढ़ा किताबों में, और क्या जब मैंने जॉब शुरू की तो क्या डिफरेंस मैंने फील किया और क्या मुझे मुश्किलात पेश आई। इसके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मुझे आया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त, ज़ाहिर है, वो सीए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कल को, मोस्टली लोगों ने जाके ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जॉब करनी है। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट इक्विटी में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में है, लेकिन मल्टी बिलियन टर्नओवर कंपनीज। पब्लिक जो लिस्टेड कंपनी है या नॉन लिस्टेड कंपनीज, उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जो भी बात करूंगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के हवाले से करूंगा, आइदर इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। तो मेरा टोटल जो आर्टिकलशिप, जो जिसको प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की, उसके बाद मेरा जो है वो 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो हम बेसिकली जब आर्टिकल कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो फोकस हमारा क्या होता है। एक तो एक्सटर्नल ऑडिट, हम ऑडिट्स में जाते हैं, क्लाइंट्स का ऑडिट करते हैं। और उसके अलावा टैक्सेशन है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पाकिस्तान के हवाले से। प्लस हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत। तो ये चीज़ें हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिकली सीख रहे होते हैं ड्यूरिंग आवर जो ट्रेनिंग है, प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उस वक्त, उसके बाद जब आप दोबारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हैं एज ए चीफ अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर के तौर पे, तो जब आप पहले दिन जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत डिफरेंस है। जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं और जो प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस चल रहा है, वो तो बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि मुझे, जब मैं आर्टिकल्स के बाद जब मैंने जॉब शुरू की तो मुझे क्या मुश्किलात आई, और क्या मैंने पढ़ा हुआ था, और कंपनी में जिस जहाँ पे जॉब मैंने शुरू की वहाँ पे क्या हो रहा था। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया, तो हमारा फोकस जो है मेनली 3 फील्ड्स में होता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक तो ऑडिटिंग है, एक्सटर्नल ऑडिट, टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी वो इसी इसी सेक्शन में, इन 3 एरियाज़ में ही काम कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर जाते हैं तो टैक्सेशन तो एक कॉमन है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे चूँकि हर ट्रांजैक्शन की आपको टैक्स इम्प्लीकेशन देखनी होती है, क्योंकि बड़े स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन लॉज हैं, तो वहाँ पे आपने उसको अप्लाई करना होता है जो आप पढ़ के आए हैं पहले। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट है, फॉर एग्जांपल, अब मैं बताऊँ, आप जब आप एज ए फाइनेंस मैनेजर काम करें तो आप एक्सटर्नल ऑडिट करने की बजाय करवाने वाले बन जाते हैं। अब उसमें भी जो ऑडिटर है वो एक चीज़ लिख देता है, चूंकि ऑडिट में ये चीज़ आप सबको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऑडिटर ही बना रहा होता है। ठीक है, जो आपने उसको ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, वो बनाना ही उसने है। वो प्लेन पेपर पे बना देते हैं और लिख देते हैं कि जी ये मैनेजमेंट ने बनाई है, हालांकि वो आपने सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दी हैं, बनाई उसने खुद है बैलेंस शीट। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो ऑडिट है, ऑडिट भी आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के आप ऑडिट तो नहीं कर रहे होते डेली बेस पे। वो इंटरनली आप सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपके जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं या एसओपीज़ हैं वो फॉलो हो रहे हैं जो आपने बनाए हुए हैं, ज़ाहिर है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या आएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, उस वक्त डिफरेंस क्या आएगा। अब जो बैलेंस शीट है, अब मुझे बताएं, एक ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तानी इन्वायरमेंट की पहले बात करूंगा, क्योंकि टैक्सेशन रूल्स हैं।
मैं समझता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो पाकिस्तान में है, मेजॉरिटी शायद कोई 10% छोड़ के 90% तक कंपनीज जो हैं वो ड्यूल बैलेंस शीट बनाती हैं। ड्यूल बैलेंस शीट से मुराद ये है कि चूंकि पाकिस्तान में आपको पता है टैक्स का क्या हाल है, यानी ज़्यादातर बोझ जो है या तो सैलरीड क्लास के ऊपर है या फिर कुछ कॉरपोरेशन जो कॉरपोरेट्स हैं वो टैक्स दे रही हैं, तो उनके ऊपर ही सारा बोझ आ जाता है। तो उस सिलसिले में फिर वो टैक्स मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से टैक्स से छुपाया जाए। तो अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो 15% तक या 20%, जो भी बट मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन एक्चुअली वो डिक्लेरेशन क्या कर रही है ऑडिटेड बैलेंस शीट के ऊपर, ऑडिटेड, ये जेन में रखिएगा, वो 6 या 7% कंसिस्टेंटली शो कर रही है या 10%, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मुझे के सिर्फ हमारे ऊपर ही टैक्स लग गया, हर स्टेज के ऊपर तो टैक्स लगा हुआ है। तो वो टैक्स तो क्या हो गया फिर, एक बैलेंस शीट वो बन गई जो ऑडिटर ने बनाई, इसके ऊपर ऑडिटर की स्टैंप है, ऑडिट रिपोर्ट लगी हुई है, इसके ऊपर प्रॉफिट है से 10% है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअली आपका प्रॉफिट जो है वो 10% से ज़्यादा है, 15% भी हो सकता है, चलें मिसाल एज एन एग्जांपल वो 15% ले लेते हैं, तो अब क्या हुआ, डेफिनेटली आपको दो बैलेंस शीटें बनानी पड़ गई, एक आपको ऑडिटर के लिए, एक जो है वो इंटरनल के लिए। आप क्योंकि चूँकि जो जो आपने टैक्स के लिए बनाई है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, वो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या चीफ एग्जीक्यूटिव को तो नहीं दिखा सकते। वो तो कहेगा कि ऐसे क्या प्रॉफिट हमारा कम कैसे हो गया, प्रॉफिट हमारा बेसिकली वो तो 15% प्लस होना चाहिए, तो हम वो फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें क्या हुआ, नतीजा क्या निकला कि हमें दो ही बैलेंस शीटें बनानी पड़ेंगी। अब आगे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इकोनॉमीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे टैक्सेशन का तो इतना इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बीइंग ए फाइनेंस मैनेजर आपको बैंक्स के साथ डील करना पड़ता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लेनी पड़ती है, लोन्स लेने पड़ते हैं। तो उन कंट्रीज़ में कोलैटरल की भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आप फॉर कोलैटरल वो मांगते भी नहीं, अगर वो देना भी चाहें आप, तो कुछ प्रॉब्लम उसमें ये भी आ जाती हैं कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो बैंक कोलैटरल भी नहीं लेते। तो उसमें फिर क्या है, वो फिर नंबर लैंडिंग होती है, ये नेम लैंडिंग है, ये पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ। अब नंबर क्या है, नंबर आपने फिर नंबर देने हैं, शो करने हैं कि हमारी कंपनी के ये नंबर्स हैं। नंबर्स कैसे शो होंगे कि आप अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे उल्टा हो गया काम। अब एक एग्जांपल के तौर पर अगर एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी लॉस कर रही है, तो आप क्या वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के बैंक में चले जाएंगे कि जी मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए या मुझे ये लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए या शॉर्ट टर्म वट, तो क्या बैंक देगा एक लॉस मेकिंग कंपनी को? नहीं देगा। उसके लिए फिर अगेन आपको ड्यूल बैलेंस शीट की तरफ से जाना पड़ता है, एक तो आप, और उसके ऊपर बकायदा ऑडिटर की स्टैंप लगी होनी चाहिए। अब उल्टा हो गया, एक इन्वायरमेंट में आपको, आप जो है वो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट में आप प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, यानी लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऊपर ऑडिटर की स्टैंप लगवा रहे हैं। ऑडिटर आपकी बैलेंस शीट खुद बनाता है, ये भी मैं आपको बताऊं, पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, तो क्या फिर, लेकिन वो वो जो बैलेंस शीट आपने बनाई है जो बैंक को दिखाने के लिए, एक नंबर, अच्छे नंबर शो करने के लिए, वो आप अपने इंटरनल सीईओ को नहीं दिखा सकते। वो अगेन डिसीजन मेकिंग का इशू आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली लॉस है, ठीक है। तो वो अगर आप प्रॉफिट शो करवा देंगे तो देन जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो ठीक है, अब उसमें अगर जो ओनर है वो तो कहेगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि यस माई कंपनी इज इन प्रॉफिट बट इन फैक्ट इट्स इन लॉस। तो वो डिसीजन मेकिंग का इशू आएगा। फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स में फिर डिविडेंड्स भी होते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड्स भी आपको देने पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में फिर आपको अगेन दो बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेंगी, एक तो आपने बैंक को दिखाने के लिए जो कि ऑडिटेड होगी, और दूसरी
जो आपने इंटरनली मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाए हैं, डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई मे बी वो, चूँकि इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जानी भी नहीं चाहिए या इसलिए नहीं पढ़ा रहे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, IFRS जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप इनको पढ़े ना, डेफिनेटली पढ़ना है अगर आपने क्वालिफाई करना है, और ये बड़े हेल्पफुल भी होते हैं आपको फ्यूचर में। लेकिन ये आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वही बना रहा है, उसी नहीं पढ़े हुए हैं, वही बैलेंस शीट बना रहा है, आप नहीं बना रहे। आप जो बना रहे हैं वो है मैनेजमेंट अकाउंट्स। अगर उसमें आप IFRS अप्लाई कर देंगे तो वो इतनी कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि जो ओनर है उसको तो समझ नहीं आएगी, CEO को, कि ये क्या इतनी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो कंप्लायंट बैलेंस शीट है वो इतनी इजीली आप उसको, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा खासा बैकग्राउंड रखने वाला भी बंदा, फाइनेंस बैकग्राउंड रखने वाला भी समझ नहीं सकता उसको, उसमें इतनी चेंजेस आ रही होती हैं। और वैसे भी आप भी जब ज्वाइन करेंगे किसी कंपनी में, तो कुछ साल बाद आप IFRS को भूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो डे टू डे प्रोसेस है, हर महीने को नई चेंज आ रही होती है। अब एग्जांपल ले लें, जो रेवेन्यू रिकग्निशन का स्टैंडर्ड है वो आज से 15 साल पहले क्या था और आज क्या है, लीजेस में देख लें, हर स्टैंडर्ड में चेंजेस आती हैं। तो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और इंटरनल बैलेंस शीट्स की, जो आपने ज़्यादा काम करना है, जो एक्सटर्नल है वो अगेन मैं आपको कहता हूँ वो आपका ऑडिटर ही बना रहा होता है, लिख तो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही वो दिख रहा है इसमें ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, लेकिन एक्चुअली वो खुद ही बना रहा होता है। अब आगे ये IFRS का हो गया कि क्या डिफरेंस है थ्योरी में और प्रैक्टिस में। ज़्यादा काम जो आप अपने किसी जॉब में, किसी कंपनी में जब आप काम करेंगे, तो सबसे IFRS से ज़्यादा, ऑडिट से ज़्यादा, अकाउंटिंग से ज़्यादा आप क्या काम कर रहे होते हैं हर लम्हे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसमें भी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ इवन जो ICAP की स्टडीज़ हैं उसमें भी इतना इन डिटेल जाके वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाते, जो कि आपने करनी सबसे ज़्यादा है। आपका कंपनी में जब आप जाएंगे आपका 90% टाइम इस काम में गुजरेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अच्छा, उसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ डिफरेंस की। अब जो ICAP का जो इसमें जो पेपर है सबसे एडवांस लेवल का, वो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। पहले नंबर पे तो वो उन्होंने इतना एडवांस कर दिया हुआ है कि वो हमारी इकोनॉमी नहीं है उस लेवल की, कि वो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने पढ़ा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकली नज़र ही नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, उसमें तो उसमें आपको वो पढ़ा रहे हैं कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज द वर्किंग कैपिटल। अब आप जब कंपनी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी जॉब शुरू करते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंस भी हो सकती है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। एक्सेस, मे बी एक्सेस हो ही ना, डेफिसिट हो, तो फिर उस सूरत में आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, आपकी करंट लायबिलिटीज ज़्यादा होंगे अगर, तो ये चीज़ें आप अपनी बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस की जो बुक है उसको खोल के चेक करें, अगर उसमें क्या आंसर देता है जो आपका सिलेबस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्या आप उस सूरत में फिर कैसे मैनेज करेंगे। और जो मैंने पहले बैलेंस शीट्स का जिक्र किया, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिफरेंस है, जो आपको काम करने पड़ने हैं, जो आपने फॉर्म में नहीं सीखे, हम आपको यही बताएंगे जो हमने सीखा प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आके, ठीक है। वो सीरीज ऑफ वीडियो टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर ही होगी। वर्किंग कैपिटल के बुक में क्या है और वैसे वो क्या है और उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, उसको वो कैसे मूव करता है, कैसे वो इंक्रीज होता है, कैसे वो डिक्रीज होता है, ये आपको सारा प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह कंप्यूटर पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शो करके आपको वो मैं दिखाऊंगा। तो बेसिकली डिफरेंस ये है। अब BCom जो है ICAP की, चले वो कोशिश करते हैं, वो दे आर वेरी गुड, वो प्रैक्टिकली
ट्रेन करने की बड़ी कोशिश करते हैं। अब लेकिन उससे पहले जो आपकी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने उससे पहले बीकॉम किया है, तो बीकॉम तो इतनी बेकार जो एजुकेशन है, इतना हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमें धोखा दिया हुआ है कि मैं सीपीए करना चाहता हूँ, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA, लेकिन वो मेरी जो डिग्री है बीकॉम की वही एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पे। इतना धोखा दिया हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें। तो बेसिकली हमें ये, जब हम ट्रेनिंग भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, तो हमने ये देखना है, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज एन ऑडिटर, तो वहाँ चेक करें कि वो काम कैसे कर रहा है वो बंदा। ऑडिटर तो आते हैं मेरे पास, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऑडिट करवाए हैं। ऑडिटर आता है 30 दिन के लिए या 15 दिन के लिए आता है या 2 महीने के लिए आता है, उसको तो बेचारे को समझ ही नहीं आती। ठीक है, उसको जो हम दिखाते हैं वो देखता है, खुद से तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो ऑडिट में भी लिख देते हैं कि इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इनहेरेंट रिस्क जो आप सबको पता है वो क्या है, कि वो ये भी लिख देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम डिटेक्ट करें कोई एरर, फ्रॉड एंड एरर, ये भी लिख देते हैं। तो अब वैसे भी आप आगे ज़माना जो है वो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर नहीं ऑडिट करना है, तो आपने बेसिकली प्रैक्टिस, जब आप ऑडिट करने जाएं तो ये चीज़ें देखें कि वो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ये चीज़ें देखें। वो जो वोचर चेक करना है और इधर वो पुराने हज़ारों साल पुराने जो चीज़ें हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कि आप आपको फिर वो हेल्प करेंगी जब आप एज ए फाइनेंस मैनेजर और चीफ अकाउंटेंट काम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर बनाऊंगा, और वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।